अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है हम बनाने जा रहे हैं एक क्विज़ एप्लीकेशन। और ये क्विज़ एप्लीकेशन हम पूरी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी अपने पास इसको बना लिया है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से इस चीज़ को बनाऊंगा। फ़िलहाल के लिए मैं अभी आउटपुट आपको दिखा दूं कि इसका किस तरह का आउटपुट हमारे पास आ रहा है। कुछ इस तरह का आउटपुट होगा। मेरे पास मल्टीपल क्विज़ेज़ होंगी और यहाँ पे जितनी भी क्विज़ मेरे पास हैं वो डायनामिकली उठेंगी किसी न किसी जेसन फाइल के ज़रिए और यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे क्विज़ 1 2 3 करके इस तरीके से उसको लगा दिया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी भी क्विज़ के ऊपर जाता हूँ तो उस क्विज़ के क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट होंगे। और मैं किसी भी क्विज़ पे जाके उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट कर सकता हूँ और क्या कहते हैं उसको अपने पास उसको देख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गया क्विज़ 1 के ऊपर। क्विज़ 1 पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो सारे शुरू हो जाएंगे उस क्विज़ के। तो मेरे पास इसने पहला सवाल जो है वो ये पूछा कि जो भी मैंने उसके अंदर लिखा था और उसके बाद जो उसके ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शंस उसने मुझे बताए। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ मैंडरिन चाइनीज़। और उसके बाद लार्जेस्ट
ओशियन ऑन द अर्थ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बताया पैसिफिक ओशियन, और उसके अलावा टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ इन दी वर्ल्ड, तो ये जो है वो होता है रेडवुड। ठीक है, तो हमारे पास इसने उसका आंसर हमें बता दिया कि यूज़ कोड 3 आउट ऑफ 3, यानी मेरे तीनों सही थे। अब अगर मैं किसी भी क्विज़ पे जाके सवालों को गलत अटैम्प्ट करूँगा तो वो गलत के हिसाब से भी देखेगा। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ दी करेंसी ऑफ जापान, तो मैं उसको फॉर एग्जांपल अभी डॉलर बता देता हूँ, हालांकि येन होती है। और इसी तरीके से व्हाट्स दी प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू सन, कौन सा प्लैनेट जो है वो सन से सबसे ज़्यादा क्लोज होता तो मर्क्यूरी है, लेकिन मैं इसको भी गलत बता रहा हूँ, अभी मार्स कहते थे उसको। और उसी के लिए जो साथ जो हमारे पास जो है वो कह रहा है कि पेंटिंग जो है वो मोनालिसा की किसने बनाई थी। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी, अच्छा यहाँ पे मैं एक सवाल जो है इसका सही रख देता हूँ, लेनार्डो दा विंची, और ये क्लिक करके तो ये कह रहा है कि यूज़ कोड 1 आउट ऑफ 3, तो मैंने एक सही रखा था, 2 गलत रखे थे, तो इस वजह से मेरा जो स्कोर है वो 1 आ गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन में थे, एक मैंने सही बताया। इसी तरीके से मैं फिर से रीलोड करके कर सकता हूँ क्विज़, और दूसरी किसी और क्विज़ को भी अटैम्प्ट कर सकता हूँ। तो मेरे ये पूरी की पूरी ये जो क्विज़ एप्लीकेशन है ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाई है, और आप लोगों के साथ मैं इसको फिर से बनाऊँगा। ये चीज़ क्लियर है क्विज़ के अंदर? और कुछ पूछना है कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर? अच्छा, इसके अंदर एक फ़ीचर पता है क्या है? एक फ़ीचर ये है कि इसमें क्विज़ के अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सारे के सारे शफल होते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बैठ के क्विज़ कर रहा हूँ और मेरे बराबर में एक और बंदा बैठ के सेम क्विज़ अगर परफॉर्म कर रहा है, तो हम दोनों को एक ही वक्त में एक ही क्वेश्चन सामने नहीं आएंगे। यानी अगर मुझे पहला क्वेश्चन कोई आया है तो दूसरा जो मेरा यूज़र है जो मेरे बराबर में बैठा हुआ उसको पहला क्वेश्चन वही वाला नहीं आएगा, उसके क्वेश्चन जो हैं वो आगे पीछे होंगे। और इसी तरीके से जो उनके ऑप्शंस हैं वो भी सारे के सारे आगे पीछे होंगे। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ पहला क्वेश्चन अगर मेरे पास ये वाला आ गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा दूसरा जो बराबर में मेरे बैठा हुआ उसके पास भी यही क्वेश्चन आए। उसके पास जो है वो इसी क्विज़ के अंदर से कोई दूसरा क्वेश्चन पहले आ जाएगा, ये वाला बाद में आएगा। इस तरीके से वो शफल होंगे। और उसी के साथ साथ ये जो हमारे पास ये जो ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, ये ऑप्शंस भी यहाँ पे हमारे पास शफल हो रहे होंगे। यानी अगर यहाँ पे मेरा पहला ऑप्शन जो है वो अगर हिंदी आ रहा है यहाँ पे, तो उसके पास हो सकता है हिंदी ना आए, वो क्या कहते हैं पहला ऑप्शन हिंदी जो है वो चौथे ऑप्शन पे हो या थर्ड पे हो या सेकंड पे हो। तो इसको इस तरीके से उसको हम शफल भी यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, और सारी जो चीज़ें हैं वो आगे पीछे होके आती हैं इसके अंदर। तो ये सारी इसकी पूरी लॉजिक मैंने बनाई है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ये चीज़ क्लियर है आप सबको क्विज़ एप्लीकेशन पे? फिर हम इसको बनाने पे जाते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। मैं इसकी लॉजिक्स वगैरह सारी आपके साथ बैठ के बनाऊंगा, ताकि आपको बेसिकली ये जो पूरी एक्सरसाइज है आपके साथ प्रोजेक्ट बनाने का जो मकसद है इसमें यह है कि इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सीखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर जो कि क्या कहते हैं, हो सकता है कि मैं आपको बताना भूल गया हूँ, लेकिन वो जब सामने आएगी तो हम उसको यूज़ करेंगे और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। और उसके अलावा आपको लॉजिक्स बनाना आएगा कि अगर मुझे लॉजिक बनानी है और इस तरह की लॉजिक बनानी है और ऐसे ये काम करना है, तो क्या कहते हैं उसके लिए हम कैसे लॉजिक बना सकते हैं, कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ओके ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जो मेरी पुरानी वाली जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है इसको जो है, अच्छा मैंने क्या किया अभी, पहले तो मैंने आपको जेसन फाइल दिखाता हूँ। ठीक है, ये जेसन फाइल है, इसको मैंने डेटा के तौर पे यूज़ किया है। इसके अंदर मेरी सारी की सारी जो क्विज़ेज़ हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंप्लीट एरे बना लिया। ठीक है, एरे ऑफ जो भी मेरी क्विज़ेज़ हैं, जैसे अगर 10 हैं तो यहाँ पे इस एरे की जो पेरेंट वाला जो मेरा एरे है इसकी जो लेंथ है वो भी मेरे पास 10 है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके अंदर एक सब एरे है। सब एरे जो है वो एक क्विज़ का है, यानी ये जो छोटा एरे है ये एक क्विज़ का एरे है, और जो बड़ा वाला जो एरे है जो पेरेंट एरे है वो सारी क्विज़ेज़ का एरे है। ठीक है, तो एरे ऑफ एरे बनाया मैंने यहाँ पे। तो पहले ये जो पहला एरे है मेरे पास उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट का मतलब एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे उसकी एक की है क्वेश्चन, ये उसका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर उसके आंसर्स का एरे है, यानी ऑप्शंस जो उसके हो सकते हैं वो सारा एरे है। और उसके बाद उसका करेक्ट आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी सवाल था ये उसके ऑप्शंस हैं और ये उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हर किसी के अंदर आपको ये मिलेगा। हर क्विज़ के अंदर मैंने यहाँ पे 3-3 रखे हैं, लेकिन ये डायनामिक है। अगर आप चाहो तो क्विज़ेस की लेंथ बढ़ा सकते हो, अगर आप चाहो तो क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ा सकते हो। ये सारा का सारा खुद ही अपने आप को हैंडल करेगा। आप जितने भी क्वेश्चन उसको दो वो उसके हिसाब से खुद ही चलेगा। ठीक है, तो ये पहली क्विज़ थी हमारी। उसके बाद फिर ये हमारी दूसरी क्विज़ है। इस तरीके से मेरे पास टोटल 10 क्विज़ेस मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, जो भी आप चाहो उसको यूज़ कर सकते हो।
अच्छा, अब मैं ये हमारा हो गया क्विज़ेस। फिर मैं आपको बता रहा हूँ हमारी index.html के उसके अंदर मैंने क्या किया। अच्छा, index.html के अंदर मैंने कुछ क्या कहते हैं सिलेक्टर्स बनाए हैं, कुछ एलिमेंट्स बनाए हैं। पहला तो हमारा h1 है जो कि हर कंडीशन के अंदर सेम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक डिव है जो कि क्विज सिलेक्टर का काम कर रही है। क्विज सिलेक्टर वाला जो डिव है ना, ये वाला जो डिव है ना, ये जो सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं, ये क्विज सिलेक्टर के ज़रिए आ रहा है। यानी इसके अंदर मैं जो है वो अपना क्विज़ के जितना भी डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पे रख रहा हूँ। मेरे पास जाहिर सी बात है जितनी भी क्विज़ेस होंगी पहले मैं जेसन फाइल के अंदर से क्विज़ेस को उठाऊँगा, फिर एक एक करके वो सारे क्विज़ेस यहाँ पे लगाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मेरे पास एक क्विज़ कंटेनर है। क्विज़ कंटेनर यानी ये वाला, ठीक है, ये मेरा क्विज़ कंटेनर है। यानी जब भी मेरी कोई क्विज़ स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे div id क्वेश्चन कंटेनर है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है, पैराग्राफ ये वाला, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आंसर बटन कंटेनर है, इसके अंदर मैं सारे के सारे जो आंसर्स होते हैं मेरे वो यहाँ पे रखवा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे एक बटन है जो कि नेक्स्ट का बटन है, ये आ गया नेक्स्ट का बटन, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा है रिजल्ट्स का कंटेनर। ये जो डिव है मेरे पास, जब भी मेरा कोई क्विज़ ख़त्म हो जाएगा मैं तीनों सवाल बता दूंगा। ये जो क्विज़ रिजल्ट वगैरह आ रहा है और रीलोड ऑल क्विज़ आ रहा है, ये मेरा इस रिजल्ट्स कंटेनर से आ रहा है। तो मेरे पास 3 टोटल एलिमेंट्स हैं HTML के अंदर। पहला क्विज़ सिलेक्टर, वो जो हम जहाँ पे क्विज़ को अपनी सिलेक्ट कर रहे होते हैं, और क्या कहते हैं इसी तरीके से हमारे पास क्विज़ कंटेनर है जो कि क्या कहते हैं बेसिकली बात कर रहा होता है आपके कोई भी जो भी क्वेश्चंस आपके पास एक एक करके आ रहे हैं उसकी। और तीसरा जो है वो हमारे पास रिजल्ट्स कंटेनर है, यानी जो जब किसी की क्विज़ ख़त्म हो जाएगी तो इसके अंदर हम उसको वहाँ पे रिज़ल्ट शो करवा देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास CSS की फ़ाइल है। CSS की फ़ाइल के अंदर हमने जो है वो सारी CSS स्टाइलिंग्स वगैरह के लिए की हुई है, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसको मैं नहीं छेड़ूँगा। बस ये है कि इसके अंदर जो जो क्लासेस मैंने यूज़ की हुई हैं, जैसे कि आंसर्स के लिए जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया आंसर्स के बटन के लिए, ताकि उसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, इसलिए उसकी क्लासेस जो है वो जब हम एलिमेंट को डायनेमिकली बनाएंगे तो क्लास भी उसके ऊपर डायनेमिकली ऐड कर देंगे। CSS वाली क्लास की बात कर रहा हूँ, वो भी हम डायनेमिकली ऐड कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम वैसी की वैसी रहेंगी। अच्छा, अब ये जो app.js है मेरा, इसको जो है मैं जल्दी से कर लेता हूँ यहाँ पर रीनेम, ठीक है। और इस पर मैं इसका एक बैकअप बना रहा हूँ। ये बैकअप मैं इसलिए बना रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ ऐसी हो, हमारे पास कहीं पे कोई एरर आना शुरू हो जाए, तो जो है ये हमें जो है ना वो टाइम वेस्ट ना हो हमारा। जाहिर सी बात है कोई भी एरर आता है वो रिज़ॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन उस पर टाइम वेस्ट होता है। तो इसको मैं बैकअप में इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं इससे कोड कॉपी कर सकूँ, बाद में देख सकूँ कि अच्छा मैंने यहाँ पे ये जो है वो क्या गड़बड़ मैंने कर दी है, ठीक है। क्योंकि कोड जब भी आप करने के लिए बैठते हो तो एक ही बारी में आप पूरी क्विज़ एप्लीकेशन या पूरा प्रोजेक्ट बना के नहीं उठोगे, आपसे बार बार मिस्टेक्स होती है और ये रियलिटी है, ठीक है। तो इसको हमें फेस करना पड़ेगा। app.js की मैंने एक नई फाइल बना ली। अब ये जो app.js है मेरी यहाँ पे चलेगी। जैसे मैं यहाँ पे इसको रीलोड करूँगा तो सारा का सारा मेरा जो है वो काम यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो अब ये जो app.js है इसके अंदर मैं सारा का जो है वो अपना कोड करने शुरू करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे index.html के अंदर कोई सिलेक्टर है, कोई कंटेनर है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर चाहिए होंगे। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि बजाय इसके कि मैं सारा कोड करूँ, मैं यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स मुझे यूज़ हो रहे थे वो मैं कॉपी करके उसको अपने पास यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको खुद से टाइप करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप 1000 बार ऑलरेडी अब तक कर चुके होंगे, ठीक है। ये बेसिकली सिर्फ गेट एलिमेंट बाय आईडी करके सारे एलिमेंट्स को लेके आ रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट को, क्विज सिलेक्टर को, क्विज कंटेनर को और रिजल्ट्स कंटेनर को, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन कंटेनर हमारा जहाँ पे भी क्वेश्चन हम जहाँ पे सेट कराएंगे उसकी बात हो रही है, और आंसर्स बटन कंटेनर यानी जहाँ पे हम आंसर्स को सेट करवाएंगे ये उनकी बात होगी, ठीक है। तो ये उनकी जो जितने भी इस तरह के एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे अपने पास मंगवा लिए। और इसके अलावा मुझे जो है वो यहाँ पे चाहिए है ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन को मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैं क्यों कॉपी कर रहा हूँ अपने पास। इस फंक्शन को भी मैं यहाँ पे अपने पास लोड कर देता हूँ और एक एक करके मैं समझा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, ये क्या करेगा, ये कर रहा है लोड ऑल क्विज़। लोड ऑल क्विज़ का फंक्शन एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ देख लो एरो फंक्शन मैंने उसको बनाया है। एरो फंक्शन ये नॉर्मल फंक्शन से भी ये वाला काम हो सकता था, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के एरो फंक्शन बनाया। इसलिए बनाया मैंने कि क्या कहते हैं जो हमारा क्या कहते हैं हमने, क्योंकि अब एरो फंक्शन पढ़ लिया और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एरो फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं अब हमको यूज़ करना चाहिए, रिकमेंडेड वे है एरो फंक्शन को ही हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इस वजह से मैंने इसको एरो फंक्शन रखा है।
तो ये जो लोड ऑल क्विज़ है इसका काम जो है वो क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो हमने आपको पहले वाली जो हमारा जिसमें हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम फैच के ज़रिए जेसन फाइल का सारा डेटा अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट करवाते हैं। तो मैंने यहाँ तो वही वाला काम किया है। कांस्टेंट रिस्पांस इज इक्वल्स टू ये जो मेरे क्विजेस डॉट जेसन की फ़ाइल है यहाँ पे जिसके अंदर सारे क्विज़ रखे हुए हैं, उसका सारा डेटा मैंने फैच करवा के अपने पास रिस्पांस में मंगवा लिया। और उसके बाद फिर कांस्टेंट क्विजेस के अंदर फिर मैंने उसको जेसन रिस्पांस डॉट जेसन, रिस्पांस के अंदर एक मेथड होता है जेसन का जो कि आपकी जेसन फाइल के जितना भी डेटा होता है उसको आपके पास जो है क्या कहते हैं एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर उसको बना देता है, उसको रख देता है, ठीक है, उसको समराइज वो कर देता है। और उसके बाद फिर हमारे पास अब ये जो मेरे पास क्विजेज आ रही हैं, ठीक है, अगर मैं 2 मिनट के लिए इसको बंद भी कर दूं तो मेरे पास मैं आपको दिखा सकता हूं कि क्विजेज के अंदर क्या आ रहा होगा। console डॉट लॉग क्विजेस, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ मैं आपको लिए क्या कहते हैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ, कंसोल में आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कंसोल के अंदर मेरे पास एरे आ रहा है क्योंकि 10 क्विजेज हैं, एरे ऑफ एरे है यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 जो भी हर क्विज के जो क्वेश्चन हैं वो उसके अंदर रखे हुए, यानी टोटल मेरे पास जितनी भी क्विजेज आ गई वो आ गई, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये करना है यहाँ, अच्छा ये जो लोड ऑल क्विज मैंने किया है इसलिए किया है क्योंकि मैं खुद इस फंक्शन को कॉल कराना चाहता था, ठीक है। और इसको मैंने पुराने फंक्शन की तरह इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं इसको बाद में दोबारा से जब कोई यूज़र क्विज कर लेगा तो दोबारा से इस पेज पे आ सके, इसलिए इसको लोड ऑल क्विज करके इस तरीके से रखा है, अच्छा, ताकि ये दोबारा से भी लोड कर सके। खैर अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये आपने कंसोल डॉट लॉग में देख लिया कि इसके अंदर क्या आ रहा है, एरे ऑफ एरे आ रहा है क्विजेस का। तो मैं इसको अब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल क्विजेस डॉट फॉर ईच चलाया, ठीक है। और क्विजेस डॉट फॉर ईच के अंदर मैंने आपको बताया था कि फॉर ईच जब भी आप चलाते हो तो पहला जो फंक्शन आप इसको पास करते हो, पहले पैरामीटर के अंदर एक एक करके वो एलिमेंट आपको दे रहा होता है और दूसरे वाले में आपको क्या कहते हैं उसका करंट इंडेक्स बता रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक नया एलिमेंट बनाया डिव क्विज कार्ड के नाम से, यानी वो जो एक चोकर बॉक्स बना हुआ आ रहा है वो क्विज कार्ड है मेरा, ठीक है। उसके ऊपर मैंने कोई CSS ऑलरेडी उसकी लिखी भी है, तो उस CSS को अप्लाई कराने के लिए मैंने यहाँ पे उसके ऊपर एक क्लास ऐड कराई है। ये जो क्लास लिस्ट इक्वल्स टू आप करके करते हो तो इसमें यहाँ पे आपके पास एरे जाता है क्योंकि आप एक ही एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल क्लासेस रख सकते हो, तो यहाँ पे आप एरे रखते हो, ठीक है। या अगर ऑलरेडी एरे बना हुआ है वहाँ पे कोई क्लास है तो आप उसमें डॉट पुश करवा के भी अपनी क्लास रखवा सकते हो, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्विज कार्ड है उसके ऊपर मैंने एक क्लास अभी क्विज कार्ड के नाम से अप्लाई कर दी और उसके बाद फिर उसके इनर टेक्स्ट के अंदर मैंने रखा क्विज, और इंडेक्स के अंदर क्योंकि मुझे 0 1 2 3 मिल रहा होगा, ठीक है, यानी फर्स्ट वाले पे 0 आ रहा होता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्विज 1 क्विज 2 क्विज 3 करके आए, तो मैंने यहाँ पे उसको बताया कि क्विज और उसके आगे इंडेक्स +1, यानी अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, 9 आ रहा है तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए कि मेरी जो नंबरिंग हो रही है जो मैं बॉक्सेस पे वहाँ पे दिखाऊंगा वो मैं क्विज 0 क्विज 1 2 करके ना स्टार्ट करूँ, बल्कि मैं 1 से स्टार्ट करूँ उसको, ठीक है। तो इंडेक्स तो हमेशा 0 से होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको इंडेक्स +1 कर लिया ताकि उसमें एक ऐड हो, और ऐड होने के बाद फिर हमारे पास वहाँ पे शो हो। तो क्विज कि मैं आएगा क्विज 1 क्विज 2 क्विज 3 क्विज 4, इस तरीके से हमारे पास एक एक करके वो क्विज कार्ड के अंदर टेक्स्ट बनता चला जाएगा। फिर मैंने उसके ऊपर एक फंक्शन बना दिया ऐड इवेंट लिसनर का, ठीक है, और उसमें एक लोड क्विज का फंक्शन कॉल हो रहा है। जाहिर सी बात है अभी मैंने नहीं बनाया, ठीक है, ये मैं बनाऊंगा बाद में। और यहाँ पे ये बेसिकली ये बटन क्या करेगा, ये जो मैं क्लिक करूँगा किसी बॉक्स के ऊपर वो उस क्विज को स्टार्ट कराएगा, ठीक है। उस क्विज को स्टार्ट कराने के लिए जो लॉजिक है वो हमारी इसके अंदर लिखी होगी इस फंक्शन के अंदर, वो हम बाद में बना लेंगे। और उसके बाद फिर उसको अपेंड चाइल्ड करवा के उसको डॉम के अंदर रखवा देंगे। यानी अब अगर मैं यहाँ पे उस पर आके रीलोड करता हूँ तो ये देखो मेरे जो बॉक्सेस है, जितने भी मैं जेसन फाइल के अंदर मेरा डेटा था वो सारा का सारा मेरे बॉक्सेस के अंदर आ गया और बॉक्सेस उससे बनने शुरू हो गए। तो क्विज 1 2 3 अगर मैं यहाँ पे क्विज की जगह फॉर एग्जांपल MCQ दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं MCQs भी यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। तो MCQs 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपको बेहतर लगे आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। क्विज़ मैंने यहाँ पे मुझे बेहतर लग रहा है तो मैं यहाँ पे क्विज़ रख रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है सबको कि हमने क्या किया है, हमने क्विज़ेस को सारा डेटा उठाया और क्विज़ेस का सारा डेटा उठा के उसको फॉर ईच चला दिया उसके ऊपर, और फॉर ईच चला के उसको एक एक करके उसके ऊपर हमने बॉक्सेस बना लिए सारे। तलाल अहमद कह रहे हैं पार्टी चल रही है, भाई नाचो फिर, पार्टी चल रही है तो तुम लोगों का जहन जो है ना वो एक्चुअल काम के अलावा हर चीज़ के अंदर लग रहा होता है। डॉट क्लास लिस्ट क्या कर रहा है फराज, डॉट क्लास लिस्ट जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं जो हमारे
क्लासेस हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर उसको ऐड कर रहा है। यानी ये जो मैंने अभी नया एलिमेंट बनाया है डिव का, ठीक है, उस एलिमेंट के ऊपर क्लास ऐड करेगा क्विज कार्ड की। यानी अगर मैं आपको चाहूँ ना तो यहाँ पे मैं इसको दिखा भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्विज कार्ड की क्लास लगी हुई होगी, वो क्लास लगाने के लिए ये देख रहे हो क्विज कार्ड के नाम से क्लास लगी हुई। इस क्लास को लगाने के लिए मैंने क्लास लिस्ट को यूज़ किया है। जेसन, यार मेरे भाई जेसन का काम क्या होता है? मतलब मैं ये चीज़ अब आपको रिपीट करूंगा, आपने पुरानी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, आप पहली क्लास ले रहे हो जावा स्क्रिप्ट की, आपको जेसन के बारे में नहीं पता है। अच्छा, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये लोड ऑल क्विज का एक फंक्शन है मेरे पास, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फैच करके लेकर आएगा क्विजेस डॉट जेसन की फाइल का जितना भी डेटा होगा वो सारा अपने पास यहाँ पे लाके रिस्पॉन्स में रख देगा, और फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन के ज़रिए उसको जेसन का जो डेटा है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद जब वो एरे है, क्योंकि मुझे पता है क्विजेस के अंदर एरे रखा हुआ है, तो मैं उसके ऊपर फॉर ईच चला सकता हूँ। मैंने यहाँ पे चलाया फॉर ईच। फॉर ईच चलाने के बाद मैंने क्या किया, फॉर ईच चला लो, आप फॉर लूप चला लो, एक ही बात है, ठीक है। फॉर ईच चलाना जो है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा होता है, तो मैं फॉर ईच चला लेता हूँ। आप यही सेम काम फॉर लूप के ज़रिए भी कर सकते हो। फिर मैंने उसको बताया क्विज, और उसके बाद फिर मैंने उसको बताया इंडेक्स। यानी दो चीज़ें मुझे चाहिए, हर फंक्शन इसका बार बार कॉल होगा, और हर बार जो भी मेरे पास एरे के अंदर क्विज रखी हुई है एक एक करके मुझे क्विज देता रहेगा, और उसकी इंडेक्स वैल्यू भी मुझे बताता रहेगा, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू मुझे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबरिंग शो करवानी थी इस वजह से, और क्विज जो है वो मुझे इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं उसको डेटा को पास कर सकूँ, ताकि मैं उसको लोड करवा सकूँ बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने एक डिव एलिमेंट क्रिएट करवाया, उसके ऊपर क्लास ऐड की, और उसके इनर टेक्स्ट के अंदर मैंने कह दिया क्विज, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है। 0 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि इंडेक्स में एक वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही होती है, इसलिए मैंने वहाँ पर उसमें +1 लगा दिया। अच्छा, इसके बाद फिर हमने एड इवेंट लिस्टनर लगा दिया क्लिक का। ये क्लिक वाला काम जो है ये एक फंक्शन को कॉल करेगा जो अभी हमने नहीं बनाया, ये हम अभी बनाएंगे लोड क्विज का। और उसके बाद फिर क्विज सिलेक्टर क्या करेगा, अपेंड चाइल्ड कर देगा, यानी उसको जो हमारा क्विज सिलेक्टर है, यानी ये वाला जो हमारा एलिमेंट है क्विज सिलेक्टर का, उसके अंदर उस बॉक्स को रख देगा, एंटर कर देगा उस नए एलिमेंट को। बस ये काम कर रहा है अभी फ़िलहाल लोड ऑल क्विज से। ये जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं ये आ रहे हैं बस हमारे पास। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये क्या करेगा, ये मुझे एरर देगा कि लोड क्विज उसको नहीं मिला, क्योंकि लोड क्विज का फंक्शन मैंने अभी नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पे देख लो कंसोल के ऊपर, ये देखो लोड क्विज इज़ नॉट डिफाइंड। मैं इसको बनाऊँगा तो फिर ये चलेगा। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, मैं वापस आ रहा हूँ इसमें, और यहाँ पे अब मैं एक और फंक्शन को कॉपी कर रहा हूँ लोड क्विज के नाम से, और इसको भी मैं रख लेता हूँ अपने पास, और लोड क्विज यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, लोड क्विज के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लोड क्विज के अंदर हमारे पास पहले तो क्विज इक्वल्स टू न्यू क्विज। अब ये कोई नई क्विज की क्लास है जो कि मैं अभी बनाऊंगा, मैंने अभी बनाई नहीं है फिलहाल के लिए वो है, और उसी के ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिस्प्ले क्वेश्चन का मेथड होगा, वो भी होगा, लेकिन बाद में उसको भी देखेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले नन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले नन से क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, ये जो हमारा क्विज कंटेनर था, क्विज सिलेक्ट जो कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास एक्चुअल तमाम सवालात और उसके ऑप्शंस आ रहे होंगे, उसका स्टाइल क्या कर देगा, डिस्प्ले ब्लॉक। यानी उसको अभी उसका बाय डिफ़ॉल्ट CSS से मैंने उसको हाइड किया हुआ था, उसका डिस्प्ले नन किया हुआ था। अगर चाहो तो मैं CSS के अंदर आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो डिस्प्ले नन किस किस का हुआ है, रिजल्ट कंटेनर, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब यूज़र मेरे पेज पे आएगा तो मैं नहीं चाहता उसको रिजल्ट का भी डिव दिखा रहा हूँ और क्विज कंटेनर का जो डिव है वो भी दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको क्विज सिलेक्टर दिखाऊंगा, इसलिए बाकी इन दोनों को मैंने क्या किया हुआ, डिस्प्ले नन कर दिया, ठीक है। लेकिन जब यूज़र क्विज को स्टार्ट करेगा तो एक्चुअली जो सिलेक्टर वाला है मेरा वो गायब हो जाएगा, इसलिए उसको मैंने कर दिया डिस्प्ले नन। और क्विज कंटेनर जहाँ पे यूज़र क्विज दे रहा होगा अपने, जहाँ पे उसके पास सवालात और ऑप्शंस आ रहे होंगे, उसको मैंने कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक।
ठीक है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। ये चीज़ आप बार बार कर रहे हो तो किसी भी एलिमेंट को शो करना है, हाइड करना है, उसके लिए हमारे पास स्टाइल डॉट डिस्प्ले हमारे पास बहुत काम में आता है। डिस्प्ले ब्लॉक से अगर कोई चीज़ गायब हुई है तो नज़र आनी शुरू हो जाएगी, और डिस्प्ले नन से अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है तो वो गायब हो जाएगी। ठीक है, ये वाला काम हुआ है। बाकी ये जो 2 काम है इसके लिए मुझे क्विज़ की क्लास अपने पास क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मैं क्विज़ की क्लास अपने पास क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरी सारी लॉजिक आएगी। मैंने कहा क्लास, और क्लास में मैंने कह दिया क्विज़। मैंने एक नई क्लास बना ली क्विज़ की। अच्छा, अब ये जो क्लास बना के मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, मल्टीपल फंक्शंस के ज़रिए भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्लास बना के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जावास्क्रिप्ट का, और मैं चाह रहा हूँ कि ये आपको क्लियर हो जाए। अब क्लास जब हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, तो उसके अंदर जो है हमने पढ़ा था कि हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर हमारे पास कोई डेटा लेकर आता है जो कि इनिशियलाइजेशन के टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने बताया उसको क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे होंगे, देख रहा हूँ, क्योंकि मैं न्यू क्विज़ को अपने पास जो भी मेरे क्वेश्चंस है, यानी पूरी की पूरी जो मेरी क्विज़ है जो मेरी अभी स्टार्ट हो रही है वो सारी मैं उसको पास करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपली ये करवा दूँगा दिस डॉट क्वेश्चंस इक्वल्स टू क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले क्वेश्चन का फंक्शन है मेरे पास, वो मैं बना रहा हूँ, डिस्प्ले क्वेश्चन का मेथड है। ठीक है, तो मैं जल्दी से डिस्प्ले क्वेश्चन का मेथड अपने पास बना रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब डिस्प्ले क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा होगा, डिस्प्ले क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब डिस्प्ले क्वेश्चन क्या कर रहा है, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके करंट क्वेश्चन निकाल रहा है उसका, और उसके बाद उसको टेक्स्ट कंटेंट उसके अंदर सेट कर रहा है, और उसके बाद आंसर्स को शफल करा रहा है, जो हम बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हमारे पास कुछ जो आंसर्स थे उनको एक एक करके उनको लगाएगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन को लगा के देखूंगा डिस्प्ले क्वेश्चन के अंदर कि ये क्या कर रहा होगा। डिस्प्ले क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंटेनर बना हुआ है। इस क्वेश्चन कंटेनर को यूज़ करके हम इसके अंदर करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, हम इसके अंदर अपना क्वेश्चन सेट करवा सकते हैं। तो डिस्प्ले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हम उठाएंगे अपना करंट क्वेश्चन, ये हम उठा लिया हमने, और ये हम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ बंद ताकि आपको नजर आए। अच्छा, करंट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है करंट क्वेश्चन इंडेक्स, जो कि मेरे पास अभी है नहीं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मेरे पास कोई भी क्लास स्टार्ट हो रही है तो उसके पास सबसे पहले सवाल कौन सा आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन का जो इंडेक्स होगा वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सबसे पहले 0 होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसमें से इंडेक्स में से 0 डाले। तो मैंने उसको इनिशियलाइज़ करा दिया 0 के ऊपर, और जैसे जैसे यूज़र किसी भी क्वेश्चन का आंसर देता जाएगा मैं उसके अंदर एक ऐड कराता जाऊंगा ताकि अगला सवाल हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने कह दिया करंट क्वेश्चन, तो इसने कहा दिस डॉट क्वेश्चन में से करंट क्वेश्चन निकालो और उसको यहाँ पे करंट क्वेश्चन बना दो उसके इंडेक्स में से निकाल के। सही है भाई, तो बस ये इतना सा इसके ऊपर अभी काम हुआ। और उसके बाद फिर ये कह रहा है कि भाई ठीक है, जो क्वेश्चन कंटेनर है उसका आपने टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर देना है। टेक्स्ट कंटेंट क्या रख दोगे, जो भी क्वेश्चन हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पे करंट क्वेश्चन के अंदर देखूँ तो उसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखो क्विज़िस डॉट जेसन के अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन की है जिसके अंदर हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग रखी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉट क्वेश्चन करके उसकी स्ट्रिंग निकाल सकता हूँ, तो उसका टेक्स्ट कंटेंट कर लिया। तो मेरे पास मेरे अभी जो है, जैसे ही मैं किसी भी क्विज़ को लोड करूँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखो पहला सवाल आ गया। ठीक है, ये जो सवाल आया मेरे पास कैसे आया, मैंने करंट क्वेश्चन उसको बताया और उसके अंदर से जो भी डेटा स्ट्रिंग का था उसको टेक्स्ट कंटेंट के अंदर रखवा दिया वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसका डेटा निकलवाया और डेटा निकलवा के उसको डिस्प्ले से के ज़रिए उसको वहाँ पे जैसे ही डिस्प्ले क्वेश्चन कॉल हो रहा है तो वो करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने उसके आंसर्स भी निकालने, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसको, जो आंसर्स मुझे निकालने, कॉन्स्टेंट आंसर्स इक्वल्स टू जो मेरे पास करंट क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर मेरे पास आंसर्स का एरे पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे करूँगा डॉट आंसर्स। ठीक है, या इस तरीके से मेरे पास आ गए उसके आंसर। अब ये जो आंसर हैं सारे के सारे, एक एक करके ये सारे आंसर मुझे नीचे उस क्वेश्चन के लगाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आंसर्स डॉट फॉर ईच चला दूंगा, या फॉर लूप, जैसे आपको दिल चाहे वैसे चला लो। ठीक है, और यहाँ पे मुझको मिल जाएगा वो आंसर एक। ठीक है,
और आंसर के साथ अभी देख लेते हैं अगर हमें मुझे कुछ और चीज़ रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो मैं फ़िलहाल इसके लिए इसको आंसर कह देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बना रहा हूँ एक एरो फंक्शन। अच्छा, अब ये जो एक एक करके आंसर मिल रहा है, एक एक करके हर आंसर के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक एक बटन क्रिएट करना है ताकि वो बटन जो है वो यहाँ पे हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन, हर उसके अंदर फॉर ईच के अंदर हर आंसर के लिए एक बटन क्रिएट करना। तो मैंने उसको फॉर ईच के अंदर रख दिया ताकि वो हर आंसर के लिए एक क्रिएट करे। और उसके बाद फिर बटन के ऊपर मैंने एक क्लास ऐड करनी थी तो वो भी मैंने ऐड कर दी, ठीक है। बटन के अंदर मुझे कोई टेक्स्ट कंटेंट भी ऐड करवाना है ताकि जाहिर सी बात है जो भी उसका आंसर है वो बटन के अंदर शो हो रहा हो, नज़र आ रहा हो। उसके लिए मैं करूँगा बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट डॉट आंसर, ये आ गया, ठीक है। अब इसके ज़रिए इसके काम मैं जब कर लूँगा तो मुझे यहाँ पे जो बटन्स हैं वो नज़र आने चाहिए, लेकिन नहीं नज़र आ रहे। क्यों नहीं नज़र आ रहे? क्योंकि मैंने ये जो बटन बनाया है उस बटन को मैंने अभी अपेंड नहीं करवाया कहीं पे भी, ठीक है। तो उसको अपेंड करवाएंगे, वो जो हमारे पास आंसर बटन कंटेनर था जो हमने ऊपर बना लिया था उसके ज़रिए उसको अपेंड, उसके अंदर उसको अपेंड करवा देंगे, ठीक है। ये आ रहा हमारा आंसर बटन कंटेनर हमने मंगवाया था ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको अपेंड करवा देंगे बटन को अपने। तो अब हमारे पास वो चीज़ शो होगी, नज़र आएगी। ये देखो बटन हमारे पास सारे के सारे आ गए। तो कितना आसान था, हमने पहले एक क्वेश्चन उठाया, ठीक है, उसको लोड करवा लिया उसकी क्विज को, उसमें से पहले वाला जो इंडेक्स 0 था उसके अंदर उसके जितना भी क्वेश्चन था क्वेश्चन को उठाया, उसके क्वेश्चन को लगा दिया, उसके आंसर्स को उठाया, एक एक करके आंसर्स पे बटन बनाया और जितने भी आंसर्स उसके थे और सारे बटन्स हमने लाइन से लगा दिए। सही है भाई। तो ये हमारे पास आ गया आंसर बटन, और आंसर बटन इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लॉजिक बनानी है कि यूज़र अभी अगर किसी भी बटन पे क्लिक करता है तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इस बटन के ऊपर कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं किया हुआ। इस बटन के क्लिक के ऊपर मैंने एक फंक्शन चलाना है जिससे उसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा उसके लिए हम, अच्छा ये जो नेक्स्ट वाला जो मैंने बटन रख दिया वो बिल्कुल फजूल रख दिया, क्योंकि बटन के अपने क्लिक के ऊपर ही काम हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए ये जो क्लिक है उसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर करवा के उस पर क्लिक का ऐड इवेंट लिस्नर मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया उसको। और यहाँ पे ये कर रहा है दिस डॉट चेक आंसर। क्लास के अंदर रहते हुए, मेथड के अंदर रहते हुए अगर आप दिस की बात करते हो, ठीक है, तो दिस डॉट चेक आंसर क्या करेगा, दिस डॉट चेक आंसर। अच्छा, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे दिस डॉट चेक आंसर ही चाहिए। तो ये क्या करेगा, दिस डॉट चेक आंसर के क्या कहते हैं, एक हमारे पास इसी क्लास के अंदर मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक मेरे अलग एक और मेथड होगा चेक आंसर का, ये उसके बाद उसको कॉल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चेक आंसर का एक और मेथड अब बनाने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली चेक करेगा कि यूज़र ने जो जवाब दिया है, यूज़र ने जिस बटन पे क्लिक किया वो ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया, ठीक है भाई, चेक आंसर का मेरा मेथड बन गया। और चेक, कभी भी आप इवेंट लिसनर के ज़रिए किसी मेथड को कॉल कराते हो तो यहाँ पे आपको इवेंट की डिटेल्स सारी मिल जाती हैं, ये अभी हमें काम में आएंगी बाद में, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे console डॉट लॉग कर रहा हूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि भला ये बटन कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँगा चेक आंसर कॉल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी भी आंसर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो चेक आंसर कोड, यानी किसी भी बटन पे क्लिक करने पे मुझको उसका डेटा मिल रहा है। और साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी चेक कर सकता हूँ, ये जो इवेंट होता है, इवेंट की डिटेल्स मिलती हैं मुझको, उस पर मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके ज़रिए मुझे पता चल जाएगा कि कौन से बटन पर क्लिक हुआ था, ठीक है, और क्या कहते हैं उसमें, उस बटन में क्या डिटेल्स हैं, उस बटन की सारी चीज़ें मुझे इस इवेंट के ज़रिए उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। ये आ गया इवेंट, उसका पॉइंटर इवेंट है, ठीक है। इसमें देख रहे हो इस ट्रस्टेड ट्रू बटन 0, पता नहीं क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर हैं। मुझे इसके अंदर से जो चीज़ चाहिए मैं सिर्फ वो निकलवाऊंगा, बाकी सारी की सारी डिटेल जो है उसकी मुझे यहाँ पे फ़िलहाल उसमें नीड नहीं होगी, ठीक है। इसमें मुझको टारगेट वगैरह की चीज़ें कुछ चाहिए होंगी, और इसके ज़रिए मैं क्या करूँगा, ये आ गया इवेंट डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट, ठीक है। यानी टेक्स्ट कॉन्टेंट का मतलब ये जो बटन के अंदर जो कॉन्टेंट लिखा हुआ है, बटन के क्लिक के ऊपर आप जब इवेंट फंक्शन हो रहा है उस फंक्शन के अंदर अगर आपको चाहिए कि जिस बटन पे क्लिक हुआ उस बटन पे लिखा हुआ क्या था, तो आप वो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, इवेंट डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट के ज़रिए, ठीक है। और वो चीज़ आपका बन जाएगी यहाँ पे सिलेक्टेड आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना दिया इसको बना लेते हैं सिलेक्टेड आंसर, और सिलेक्टेड आंसर को मैं लॉक करवा रहा हूँ। अब मैं जिस बटन पे भी क्लिक करूँगा उस बटन के मेरे पास क्या कहते हैं उसका जो टेक्स्ट है वो आ रहा होगा। देखा, अटलांटिक ओशियन पे क्लिक किया तो वो आ गया, इंडियन ओशियन पे क्लिक किया वो आ गया, पैसिफिक ओशियन पे, जिस पे भी आप क्लिक करते हो उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है, यानी जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था वो आप कैसे निकाल सकते हो,
इवेंट के जरिए। इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, जैसे ही आप डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगा के किसी भी फंक्शन को देते हो, उस फंक्शन को ये खुद ही से एक पैरामीटर रख रहा होता है, उसको पास कर रहा होता है इवेंट का, ठीक है। और वो इवेंट के ज़रिए आप बहुत सारी काम कर सकते हो, उसमें बहुत डिटेल्स होती हैं। तो उसमें से मुझे अभी सिर्फ टारगेट और टेक्स्ट कंटेंट की डिटेल मुझे चाहिए थी, तो वो वाले काम कर सकते हैं। टारगेट डॉट वैल्यू जो है वो हमारे पास इनपुट एलिमेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर चल रहा होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी टेक्स्ट कंटेंट रिक्वायर्ड है क्योंकि ये विजिबल एलिमेंट है, इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अगर यूज़र ने जो आंसर दिया है वो उसके करेक्ट आंसर है करंट क्वेश्चन का, तो क्या कर दो, करंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये देख लो करंट क्वेश्चन मैंने बनाया था इसके लिए, और करंट क्वेश्चन डॉट करेक्ट आंसर, इसके अंदर पता नहीं मुझे करंट क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं इसको सिर्फ कंफर्म करने के लिए देख रहा हूँ कि ये चीज़ चलती है कि नहीं चलती, ठीक है। करंट क्वेश्चन इसके अंदर नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्यों नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्योंकि उसको करंट क्वेश्चन नहीं मिल रहा। करंट क्वेश्चन हमारे पास कहाँ पे रखा हुआ था, वो रखा हुआ था डिस्प्ले उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे करंट क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं दोबारा से करंट क्वेश्चन को यहाँ पे मंगवा भी सकता हूँ। कैसे मंगवाऊँगा, सिंपली जैसे मैंने पहले करंट क्वेश्चन बनाया था, यहाँ पे फिर से करंट क्वेश्चन बना लेते हैं। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास करंट क्वेश्चन की सारी डिटेल्स मेरे पास आ रही होंगी। ये आ गया इंडियन ओशन, और ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड डॉट चेक आंसर। कहाँ से आ रहा है ये एरर, अच्छा ये कह रहा है कि उसको दिस डॉट ओके, अच्छा इसको दिस की वैल्यू नहीं मिल रही ये वाली। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये मैं चाहता था कि हमारे पास ये सवाल आए ताकि हम जो है वो इसके ऊपर काम कर सकें। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास फंक्शन जो है ना, फंक्शन उसका कॉलिंग स्कोप जो है वो चेंज हो रहा है। जब आप किसी भी फंक्शन को ऐड इवेंट लिस्टनर में रख देते हो ना, किसी भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल ये आपने मेथड बनाया, उसको ऐड इवेंट लिस्टनर से कॉल करा रहे हो, अब उसका स्कोप चेंज हो गया, उसकी बाउंड्री हो गई चेंज, ठीक है। अब जब किसी भी फंक्शन की बाउंड्री चेंज हो जाती है ना, उसको अपने दिस का ठिकाना नहीं रहता, उसको अपने दिस की वैल्यू उसके पास नहीं होती, ठीक है। उसको दिस की वैल्यू पास करने के लिए आप ये करते हो, जहाँ पे भी आप करते हो तो आप उस पर लगाते हो डॉट बाइंड, बाइंड का फंक्शन होता है, और डॉट बाइंड के अंदर आप पास कर देते हो दिस। अब ये क्या करेगा उसको, अब उसको इस फंक्शन को दिस की वैल्यू जो है वो भी पास करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाइंड की वैल्यू, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको दिस की वैल्यू अगर नहीं मिल रही है, क्योंकि आप उसको ऐड इवेंट लिस्टनर में कॉल करा रहे हैं, तो आप फंक्शन के ऊपर डॉट बाइंड करा के रख दो उसको, तो फंक्शन क्या करेगा, उसके दिस की वैल्यू को बाइंड कर देगा, उसके अंदर दिस की वैल्यू स्टोर कर देगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल में वो एरर नहीं आएगा, चला जाएगा, ठीक है। मैं अटलांटिक ओशन क्लिक करता हूँ, ये देखो मेरे पास वो करंट क्वेश्चन आ रहा है, दिस डॉट करंट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से करंट क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, और करंट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास, उसको मैं यहाँ पे कंपेयर भी करा सकता हूँ कि अगर यूज़र ने, अब यहाँ पे मेरे पास लॉजिक क्या बन रही है, अगर यूज़र का सिलेक्टेड आंसर, ठीक है, मैंने कहा सिलेक्टेड आंसर, और वो बराबर है किसके, करंट क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के, ठीक है। मैंने ट्रिपल इक्वल्स टू करके यहाँ पे लगाया, तो उसका स्कोर जो अभी मैंने नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है, स्कोर जो है जैसे ही यूज़र स्टार्ट करेगा तो मैं यहाँ पे रख लूँगा दिस डॉट स्कोर। जब यूज़र किसी भी क्विज़ को स्टार्ट करे तो स्कोर क्या होना चाहिए उसका, फ़िलहाल के लिए 0। जैसे ही उसने एक सवाल का सही जवाब दे दिया, स्कोर के अंदर मैंने करा दिया प्लस प्लस, यानी कि स्कोर में 1 ऐड हो गया, ठीक है। इसमें हमने करवा दिए इंक्रीमेंट। तो अगर उसने सही जवाब दे दिया तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके जैसे ही वो क्लिक करेगा तो अब उसका स्कोर 1 बढ़ गया, ठीक है। हम यहाँ पे कंसोल करवा के दिस डॉट स्कोर देख भी सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीटली श्योर हूँ, आप भी श्योर ही होगे कि उसमें अगर उसने सही आंसर दिया है, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ को देख लिया, तो स्कोर उसका बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे यूज़र जैसे ही कोई भी सवाल का जवाब देता है, स्कोर तो ऐड कर लिया हमने, कंपेयर कर लिया, ये भी देख लिया कि ठीक है हमारा जो यूज़र है उसने सवाल सही जवाब दिया था, सही जवाब दिया था या नहीं। अगर सही जवाब दिया था स्कोर में ऐड कर दो, अगर नहीं होगा तो स्कोर में ऐड नहीं होगा, वैल्यू स्कोर की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी। अच्छा, अब इसके बाद फिर हमारे पास, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे यूज़र किसी भी कोई क्वेश्चन का आंसर दे दे, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। जब अगला क्वेश्चन उसके पास आएगा, अगले क्वेश्चन के लिए मैं क्या रखूँगा, मैं सबसे पहले तो करंट क्वेश्चन इंडेक्स जो है उसके अंदर एक ऐड करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये आगे मेरा करंट क्वेश्चन इंडेक्स है ना, ये जिसको मैंने 0 से स्टार्ट करवाया था, करंट क्वेश्चन इंडेक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, वो हो गया वापस उसके अंदर 0 से 1, यानी एक पहले सवाल को उसने जवाब दे दिया तो प्लस प्लस कराने की वजह से अब उसका
जो करंट क्वेश्चन है वो हो जाएगा 0 से अब 1, ठीक है। और 1 होने के बाद अब मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे पास सवाल ख़त्म हो गए या सवाल अभी भी हैं। अगर सवाल ख़त्म हो गए तो रिज़ल्ट शो करा दो, और अगर सवाल मेरे पास अभी भी है तो फिर अगला सवाल दिखाओ उसको, ठीक है। अगला सवाल दिखाने के लिए मैं दोबारा से इसी मेथड को कॉल करूँगा, डिस्प्ले क्वेश्चन को, ठीक है। ये अगला सवाल उसको दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर करंट क्वेश्चन का इंडेक्स जो है वो अभी भी छोटा है किससे, क्वेश्चंस की लेंथ से, यानी अभी सवाल मेरे पास बाकी हैं, तो क्या करो, अगला क्वेश्चन दिखाओ, यानी डिस्प्ले क्वेश्चन को दोबारा कॉल कर दो। ये क्या करेगा, करंट क्वेश्चन इंडेक्स को निकालेगा, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे उसको बढ़ा चुके हैं, ठीक है। और बढ़ाने के बाद क्या करेगा, और अब क्योंकि पहले उसको 0 मिल रहा था तो अब 1 मिलेगा, और दोबारा से सवाल के जवाब जितने भी होंगे वो सवाल निकालेगा, उसको वहाँ पे रखेगा, फिर जवाब निकालेगा, उनको भी वहाँ पे रख देगा। ये वाला काम ये करेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारे दूसरा जो चेक आंसर था इसकी भी लॉजिक हमारी हो गई कंप्लीट। अब मेरे पास जब भी मैं कोई भी काम करता हूँ तो ये देख रहे हो मेरे पास सवाल चेंज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा मसला आ गया, ठीक है। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, उसमें पहले जो क्वेश्चन थे ना वो भी थे, दोबारा उसने और क्वेश्चंस वहाँ पे लगा पहले जो ऑप्शंस थे वो थे और दोबारा ऑप्शन लगा दिए। इसका मतलब मुझे एक काम ये करना पड़ेगा कि ये जो डिस्प्ले क्वेश्चंस मेरा है, ठीक है, इसको कॉल कराने से पहले मुझको ये करना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ डिस्प्ले क्वेश्चंस के अंदर, इसमें कराने से पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि इसके करंट आंसर्स जितने भी हैं यहाँ पे जो मैंने इसमें अपेंड चाइल्ड करवा के बटन एक एक करके रखा है, पहले वाले बटन्स को मैं क्लियर करवा दूँ। तो उसके लिए मेरे पास सबसे आसान हल क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बता दिया था कि इसके कॉल होते ही सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने आंसर बटन्स को क्लियर कर लेगा और उसको कहेगा इनर HTML = एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और इससे क्या होगा, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैं आता हूँ वापस क्विज़ 1 पे, पहला सवाल मैं जैसे ही रखा, देखा अब इस बार वो नए ऑप्शन उसने वहाँ से ऐड नहीं किए, अब नए ऑप्शन उसने पुराने को रिप्लेस करके डाला इनर HTML से, पुराने जो ऑप्शन थे मेरे वो वाइप आउट हो गए, ठीक है। अच्छा, इवेंट और टारगेट समझा दूं। इवेंट और टारगेट के अंदर हमारे पास देखो, इवेंट जो है ना, इवेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे आप जब भी आप इवेंट लिसनर के ऊपर काम करते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये इवेंट आपको दे देता है, ठीक है। अब ये जो इवेंट आपको मिलेगा, इस इवेंट के अंदर डिटेल्स होती हैं बहुत सारी कि जो क्लिक हुआ है, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कौन से एलिमेंट के ऊपर हुआ, तो कौन से एलिमेंट के बाद जो कर रहा होता है ना वो टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। अक्सर आप देखोगे इवेंट डॉट टारगेट, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी क्लिक हुआ है, फॉर एग्जांपल क्लिक इवेंट था, या अगर मैं माउस का हवर किया है तो हवर इवेंट था, जो भी इवेंट था उस इवेंट का टारगेट क्या था, टारगेट का मतलब उसका एलिमेंट कौन सा था। तो ये क्या करता है, इवेंट डॉट टारगेट के अंदर पूरा का पूरा एलिमेंट वाला HTML का लेकर आ जाता है जिसके ऊपर भी क्लिक हुआ है, ठीक है। जब वो पूरा HTML लेकर आ जाएगा तो उसमें से मैं टेक्स्ट कंटेंट निकाल लूँगा, यानी ये जो बटन है मेरे पास, इस बटन का टेक्स्ट कंटेंट क्या होगा, ओक, इसका टेक्स्ट कंटेंट क्या होगा, पाइन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी यूज़र ने मुझे पता चल जाएगा, अच्छा यूज़र ने पाइन वाले बटन पे क्लिक किया तो मैं सिलेक्ट आंसर से उसको कंपेयर करा लूँगा। अगर पाइन ही सेलेक्ट आंसर था, सही आंसर था, तो स्कोर के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर ये इसकी लॉजिक नहीं चलेगी हमारे, यानी स्कोर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। और फिर यहाँ पे दिस डॉट करंट इंडेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक नई वैल्यू को ऐड करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे इफ़ के अंदर हमने चेक किया कि भाई अगर अभी क्वेश्चन बाकी है तो डिस्प्ले क्वेश्चन का फंक्शन दोबारा चला दो, जो कि नया क्वेश्चन लेकर आ जाएगा, क्योंकि हमने करंट क्वेश्चन के इंडेक्स को एक बढ़ा दिया है, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा सीन नहीं है, यानी अभी जो हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो उसके सीन में क्या करेगा उस टाइम पे, यानी जो हमारा करंट इंडेक्स क्वेश्चन है वो इतना बढ़ गया है कि अब वो लेंथ से जो है वो बराबर आ गया, यानी कि हमारे पास अब क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, उस टाइम पे वो शो रिजल्ट करवाएगा। तो हमारे पास दो मेन मेथड्स थे, तीन मेन मेथड्स होंगे इसमें, डिस्प्ले क्वेश्चन, चेक आंसर, पहला जो क्वेश्चन को डिस्प्ले करेगा, दूसरा जो आंसर को चेक करेगा, और तीसरा जो रिजल्ट दिखाएगा। तो दो हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरा बनाएंगे जो कि हमारा है शो रिजल्ट का फंक्शन। तो शो रिजल्ट का फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब शो रिजल्ट का काम क्या है, शो रिजल्ट का काम ये है, पहला तो ये कि ये करेगा कि जो हमारे पास जो यूज़र का स्कोर है वो उसको बताएगा, ठीक है, कि भाई आपका स्कोर ये है, आपने इतने सवाल हमने आपको दिखाए थे, ठीक है। वो इतने सवाल कैसे पता चलेंगे, दिस डॉट क्वेश्चंस की लेंथ से, ठीक है। और उसको करंट स्कोर उसका मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे, अच्छा ये वाला काम जो है डिस्प्ले नॉन डिस्प्ले ब्लॉक, ये वाला हम फिर से यहाँ पे करेंगे, क्यों करेंगे अभी बता देता हूँ। अच्छा, अब क्या होगा देखो, अब सबसे पहले क्विज कंटेनर, यानी अब ये जो शो रिजल्ट है ना, अगर कॉल हो गया इसका मतलब ये है कि सवाल हो गए ख़त्म, यूज़र ने क्विज अपनी कर ली है कंप्लीट। अब मैंने उसको दिखाना है रिजल्ट।
अब जब मैं उसको रिजल्ट दिखाऊंगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अपने वो जो क्विज जहाँ पे सवाल आ रहे थे उसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले नन, उसको कर दूंगा हाइड। और वो जो मैंने अपने पास HTML के अंदर मैंने बनाया था रिजल्ट्स कंटेनर, ये वाला डिव वाला, ठीक है, इसको मैं करवाऊंगा शो, ठीक है। क्यों? इसके अंदर मैंने क्या रखना है, अपने रिजल्ट्स को रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे ही वो करवाया तो क्या होगा, अब वो डिस्प्ले उसका हो गया है ब्लॉक, ठीक है। हालांकि अभी उसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, एम्प्टी है। अभी इसके अंदर मैंने डेटा भी रखवाना है, ठीक है, अपने पास। और डेटा रखवाने के लिए मैं करूँगा रिजल्ट्स कंटेनर डॉट इनर HTML का इस्तेमाल। यहाँ पे देख लो, मैंने सिंपली नॉर्मल सी इनर HTML है। सबसे पहले एक H2 बन गया, क्विज रिजल्ट्स की एक हेडिंग बन गई, और हेडिंग बनने के बाद मैंने कहा भाई आपका स्कोर जो है यूज़ कोड, और आगे फिर मैंने यहाँ पे इसमें डायनामिक बाइंडिंग करवाई दिस डॉट स्कोर, ठीक है। दिस डॉट स्कोर के अंदर हम यूज़र की वैल्यू सेट करवा रहे थे। जब जब वो सही आंसर दे रहा था, वैल्यू वो 0 से स्टार्ट किया था और एक एक करके बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। तो जो भी फाइनल उसका रिजल्ट बनेगा वो स्कोर के अंदर सेव होगा। आउट ऑफ दिस डॉट क्वेश्चंस डॉट लेंथ, यानी जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने बता दी कि भाई इतने क्वेश्चन थे हमारे पास, वो लेंथ हमने निकाल लिया। और फिर मैंने एक बटन बना लिया रीलोड ऑल क्विज का, यानी दोबारा से हम वो जो क्विज सिलेक्टर था वहाँ पे अगर वहाँ पे आ जाएं, उसके लिए मैंने एक बटन भी यहाँ पे रखवाया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं जल्दी से 3 वो कर लेता हूँ सिलेक्ट जल्दी जल्दी, और इसमें कहा यूज कोड 1 आउट ऑफ 3, यानी एक ही सवाल मेरा अभी ठीक था, ठीक है। और यहाँ पे रीलोड ऑल क्विज के ऊपर अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस बटन के ऊपर कोई भी अपना फंक्शन ऐड नहीं किया। फंक्शन मैं कैसे ऐड करूँगा अपने पास, वापस वही ऐड इवेंट लिस्नर वाला काम करके, ठीक है। बटन के ऊपर मैंने यहाँ पे ID रखी हुई रीलोड क्विज के बटन की, ठीक है। रीलोड क्विज के बटन से मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करके उसको गेट कर लूँगा और उस पर ये वाला फंक्शन कॉल कराऊँगा। इस फंक्शन को मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे ही ये देखो, ये मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये क्या करेगा, उस बटन को लेकर आ जाएगा। इसी बटन की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो मैंने बटन अभी ऐड करवाया रीलोड बटन को, और उस पर इवेंट लिस्नर को ऐड कराएगा। कौन से इवेंट लिस्नर को, क्लिक के इवेंट लिस्नर को। और इसमें इसने क्या कहा, अब इसके अंदर बात हो रही है कि भाई क्विज कंटेनर को भी हाइड कर दो, रिजल्ट कंटेनर को भी हाइड कर दो, क्विज सिलेक्टर को, क्योंकि क्विज सिलेक्टर की बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग मैंने फ्लेक्स रखी हुई है वहाँ पे CSS की वजह से, वहाँ पे CSS अप्लाई की हुई है। ये जो बॉक्सेस सारे इस तरह से लाइन बाय लाइन आ रहे हैं ना, 3 आ रहे हैं, फिर 3 इस तरह से, उसको फ्लेक्स के जरिए मैंने करवाया। आप चाहो तो ब्लॉक के जरिए भी करवा सकते हो, मुझे फ्लेक्स ज़्यादा पसंद है CSS के अंदर, तो मैंने फ्लेक्स के जरिए करवाया उसको। तो मैंने कहा भाई डिस्प्ले उसका होना चाहिए फ्लेक्स, ठीक है। ब्लॉक करूँगा ना, तो ब्लॉक करने पर मसला ये आएगा कि जो है ना इसकी स्टाइलिंग बिगड़ जाएगी। जैसे ही मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं रीलोड करके वहाँ पे आऊँगा ना, ये देखो रीलोड करके, ये देख रहे हो सारे के सारे इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको ब्लॉक की जगह पे मैं इसको फ्लैक्स रखा हुआ है। तो ये जैसे ही इस बटन के ऊपर रीलोड को इसके बटन पे क्लिक होगा, ये क्या करेगा, क्विज को भी हाइड कर देगा, रिजल्ट को भी हाइड कर देगा, और क्विज सेलेक्टर को यूज़र के सामने ले आएगा। इससे मेरा जो रिजल्ट है वो भी बन गया, ये आ गया। अब मैंने इसने मुझे पूछा कि भाई लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, मैंने उसको कहा भाई पैसिफिक ओशियन। इसके अलावा उसने कहा भाई जो सबसे लंबे दरख्त जो होते हैं वो उसकी स्पीशीज़ कौन सी है, मैंने कहा रेडवुड। और इसी तरीके से मैंने उस पर कहा, इसने कहा कि भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बान बोलने वाली, तो मैंने कहा मैंडरिन चाइनीज़। इसने कहा भाई आपके तीनों सवाल मैंने चूँकि जवाब ठीक दिए थे, तो उसने कहा यूज़ कोड 3 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। सही है भाई। तो इस तरीके से हमारा क्विज़ कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी एक लॉजिक चाहिए यहाँ पे, और वो क्या है, एक मुझे फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो स्टैटिक मेथड बनाया मैंने, आपको लास्ट क्लास में स्टैटिक बता दिया था कि हेल्पर मेथड्स होते हैं हमारे पास। हेल्पर मेथड्स के लिए हम क्या कहते हैं, स्टैटिक मेथड्स को बनाते हैं। ये हेल्पर मेथड क्या कर रहा है, ये मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को। स्टैटिक शफल एरे का मेथड बनाया है। ये क्या करता है, एरे को शफल करता है। शफल का मतलब क्या होता है, यानी उसकी नंबरिंग को आगे पीछे कर देता है। अब ये मैं यूज़ करूँगा कहाँ पे, अपने जो मेरे पास अभी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि हर बार जब भी क्वेश्चंस मेरे पास रेंडर हो और उसके ऑप्शंस जब भी मेरे पास रेंडर हो, तो ये क्या करेगा, उसको रेंडमली सॉर्ट करेगा मैथ डॉट रैंडम माइनस 0.5। अच्छा ये क्या है मैथ डॉट रैंडम माइनस 0.5, जब भी आप इसको यहाँ पे लगाओगे ना, मैंने आपको बताया था इसके अंदर आप वैल्यू या तो नेगेटिव में दे देते हो -1 और +1 जो भी होता है उसके बिहाफ पे, तो या तो ये हर बार या कभी प्लस कर देगा वैल्यू, कभी वैल्यू को माइनस करेगा यार, ठीक है। देख लो कभी माइनस में वैल्यू दे रहा है और कभी प्लस में वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये अपने हिसाब से मैथ डॉट रैंडम, यानी जो भी रैंडम मेरे पास नंबर आ रहा है, मैंने उसको बताया कि उसकी वैल्यू 0.5 से माइनस कर दो। अगर उसने 0.4 किया तो वैल्यू माइनस में चली जाएगी, 0.3 किया वैल्यू माइनस में चली जाएगी, लेकिन उसने 0.6 जनरेट कराया है
तो फिर जो वैल्यू है उसकी वो चली जाएगी प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से या तो प्लस और माइनस का ही खेल होता है सॉर्टिंग को आगे पीछे करने का। तो शफल करने के लिए ये एक बहुत यूज़फुल मेथड है। सॉर्ट मैंने कॉल करा लिया, एरे की एक नई कॉपी बनाई है मैंने डॉट 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 करके, ठीक है। यानी पहले मैंने एरे की नई कॉपी बनाई और उसके अंदर सॉर्ट कराया, जो भी सॉर्टिंग का रिजल्ट आया था उसको मैंने रिटर्न करवा दिया। अब ये जो स्टैटिक मेथड है, मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक मेथड को हम क्लास के नाम पे डॉट लगा के करते हैं, दिस डॉट लगा के उसको नहीं चलाते। तो अब मुझे जो शफल है, इस शफल की नीड कहाँ पे, सबसे पहले जो इसकी शफल की नीड पड़ेगी मुझको, वो जो मेरे पास ये आ गए आंसर्स, ठीक है। इस आंसर्स के ऊपर मुझको शफल की पड़ेगी नीड। तो मैंने ये जो डायरेक्ट आंसर्स थे उनको मैं इस तरीके से नहीं निकालूंगा, ठीक है, करंट क्वेश्चन डॉट आंसर्स करके, और मैं इसको निकालूंगा पहले मैथ नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर हमारा जो क्लास है उसका नाम है क्विज डॉट, ठीक है। और क्विज डॉट हमारे पास है मेथड शफल एरे का, ठीक है। और शफल एरे को हम ये पूरे के पूरे आंसर्स का जो एरे है वो पास कर देंगे, और ये क्या करेगा, उस आंसर्स के एरे में जो वैल्यूज़ हैं, जितनी भी इंडेक्सिंग है, उसको आगे पीछे करके हमें दे देगा। अब डायरेक्टली आंसर्स को रखवाने से पहले मैं उसको शफल करवा रहा हूँ, और शफल करवाने के बाद उसको रखवा रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल सेम यही काम मैं क्वेश्चंस के लिए भी करूँगा। ये जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे उसको डायरेक्टली दिस डॉट क्वेश्चन में रखवा रहा था, इसको भी क्वेश्चन में रखवाने से पहले अगर मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन भी मेरे आगे पीछे हो जाएँ, उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, क्विज डॉट शफल एरे, और ये आ गया हमारे पास क्वेश्चंस, ठीक है। अब मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो सारे के सारे शफल होके आ रहे होंगे, ठीक है। व्हाट्स दी वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। हालांकि देखो क्विज के अंदर अगर हम जाते हैं ना, जेएस फॉर फाइन के अंदर, पहला सवाल पता है क्या है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ, ठीक है। लेकिन इसने पहला सवाल क्या किया, वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने एरे को क्या करवा दिया, शफल। अब सारे के सारे जो सवाल हैं हमारे वो हो गए आगे पीछे, ठीक है। अब ये 3 के अंदर तो इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी भी क्विज के अंदर आपके पास 10 सवाल हैं, 20 सवाल हैं, 25 सवाल है, उसके ऊपर आप शफल अप्लाई करते हो तो वो तो पूरी ही आगे पीछे सब कुछ कर देगा, उसको शफल कर देगा उसको, ठीक है। तो शफल करने के लिए हमारे पास ये जो सॉर्टिंग के ऊपर ये जो मैंने अभी आपको बताया ना मेथड, ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये देखो ऑप्शंस भी इसने आगे पीछे किए हैं। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन कौन सा था इस क्वेश्चन के अंदर, पहला ऑप्शन है इंग्लिश, फिर मैंड्रिन चाइनीज़, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो इंग्लिश कौन सा आ गया, आखिर आ गया, मैंड्रिन चाइनीज़ पहला आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास स्पेनिश हिंदी है, स्पेनिश हिंदी जो है वो क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर 2 पे और 3 पे, वो आ गया है इंडेक्स नंबर 1 पे और 2 पे, यानी सभी कुछ आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो सारे ऑप्शन वगैरह आगे पीछे हो गए, लेकिन मेरे पास सही जवाब सारे के सारे वही चलेंगे, क्योंकि मैं कंपैरिजन किससे करवा रहा हूँ, एक्चुअल टेक्स्ट से, ठीक है। तो टेक्स्ट से कंपैरिजन की वजह से हमारे पास सब कुछ ठीक चलेगा। और इसी तरीके से मैंने उसको कहा व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ, तो लार्जेस्ट ओशियन हमारे पास क्या होता है, पैसिफिक ओशियन होता है। और इसी तरीके से मैंने उसको बताया व्हाट इज़ दी टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़, उसमें वो होता है रेडवुड। तो हमारे पास तीनों के तीनों सवाल ठीक होगा। इसी तरीके से मैं दोबारा आता हूँ, मैंने कहा मुझे क्विज 5 अटैम्प्ट करनी है, उसने कहा कौन सा प्लैनेट जो है वो क्लोजेस्ट है सन के, मैंने कहा मरकरी। और इसी तरीके से जापान की करेंसी, मैंने कहा येन। और उसी तरीके से मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी, मैंने कहा लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। और इसी तरीके से कहा आपके सवाल ठीक है। अब मैं जानबूझ के गलत सवाल अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्विज नंबर 10 पे आ जाता हूँ। इसने कहा रेड प्लैनेट कौन सा होता है, मैंने कहा भाई नेपच्यून होता है। इसने कहा भाई हैरी पॉटर की सीरीज़ किसने लिखी थी, तो मैंने कहा जॉर्ज आर मार्टिन ने लिखी थी। और इसी तरीके से इसने कहा कि भाई क्या कहते हैं एबंडेंट गैस जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में वो कौन सी है, तो मैंने कहा भाई वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उसने कहा 0, क्योंकि मैंने सारे के सारे जवाब जो हैं उसको गलत दे दिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने जावास्क्रिप्ट के ऊपर रहते हुए ही एक क्विज एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली। अब जाहिर सी बात है ये बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आप कर सकते हो, इसमें क्विज ऐड करने का फीचर डाल सकते हो, जो आपका दिल चाहे आप कर सकते हो। लेकिन ये जो एक्चुअल किसी भी क्विज एप्लीकेशन के अंदर जो लॉजिक्स चल रही होती हैं उसकी भी आप पे मैंने जल्दी से आपको क्या कहते हैं एक लॉजिक बनाई, और लॉजिक बना के उसके मैंने आंसर बनाए। जो हमारे पास सबसे मेन काम हो रहे हैं वो 3 फंक्शंस के अंदर हो रहे हैं। पहला फंक्शन हमारा डिस्प्ले क्वेश्चन का, दूसरा फंक्शन हमारा चेक आंसर का, और तीसरा फंक्शन हमारा शो रिजल्ट का, ठीक है। तो बस ये 3 हमारे मेन फंक्शंस हैं, इन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी क्विज ऐप खड़ी हुई है। बाकी ये शफल एरे, हेल्पर फंक्शन है, लोड क्विज वगैरह, ये भी सिंपल डॉम के अंदर चेंजेस वगैरह कर रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक नन वगैरह, और क्लास को क्विज़ की नई क्लास को कॉल करके उसका पहला मेथड जो है डिस्प्ले का कॉल कर रहा है, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे जैसी क्विज़ बने, अगर मैं चाह रहा हूँ वैसी कॉल हो जाए, तो मैं इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे इसको अपने कंस्ट्रक्टर से भी कॉल करा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपली दिस डॉट
डिस्प्ले क्वेश्चन यहाँ पे भी कॉल करा सकता हूँ, ठीक है। कि भाई जैसे ही ये न्यू करके मैं कॉल करूँ ना, अपने आप खुद ही पहला डिस्प्ले क्वेश्चन ये करा दे। अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिलोड करता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्विज़ 1 पे आ जाता हूँ, देखा ये देखो मेरे पास सारी चीज़ें बिल्कुल सही चलेंगी। सही है भाई। तो ये हमारी एक क्विज़ एप्लीकेशन थी। अब इस कोड को आपने जो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसको आप घर पे बनाओ, इसको अपने पास गिटहब पे रख दूंगा। ये सारा कोड मैं क्लोन करूँ गिटहब से, और गिटहब से क्लोन करने के बाद इसके अंदर जो लॉजिक्स मैंने लिखी हैं, जो चीज़ आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, ठीक है, तो उसको एक बार देख लो इसमें कैसे चल रहा है। अगर फंक्शन का काम ही समझ में नहीं आ रहा कि ये काम क्या कर रहा है, तो उसको या तो कंसोल पे चला के देख लो, या फिर उसको क्या कहते हैं गूगल करके देख लो, ठीक है। अगर कोई जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, और इसको एक बार आप खुद बनाओ, ठीक है। एक बार आप खुद बनाओगे नहीं आएगा कोई मसला नहीं है, दूसरी बार बनाओ, तीसरी बार बनाओ, 2-3 बार आप खुद से बना लो, आपको ये सारी चीज़ें खुद ही समझ में आने लग जाएंगी। अच्छा ये वाला काम अगर मैं नहीं करता ना तो फिर ये वाला मसला आता है, और ये वाला काम अगर मैं ना करूँ तो ये मसला आएगा, ये काम करूँगा तो ये मसला आएगा। इस तरीके से आप बैठ के इस पर खुद ये वाला काम कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, ठीक है। तो ये इस तरह की लॉजिक, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आप बैठ के आराम से बना सकते हो। सही है भाई, क्लियर है, ठीक है। अच्छा चलो, अभी हमारे पास जल्दी से 2 मिनट का टाइम है, मुझे जल्दी जल्दी बता दो क्या कहते हैं इसमें कोई चीज़ ऐसी जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, जो आप चाह रहे हो कि मैं जल्दी से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, ठीक है। ये जो जितनी भी चीज़ें बन रही हैं ना, दिस डॉट क्वेश्चन स्कोर, ये सारी इससे जो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा एक क्विज का ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। बाकी सारा तो क्या कहते हैं उसके अंदर खुद ही अपने आप को मैनेज कर रहा है। शफल एरे क्यों बनाया है? शफल इसलिए मैंने बनाया है कि मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अक्सर क्या होता है अगर कोई बैठा हुआ कोई क्विज़ दे रहा है, ठीक है, और उसके बराबर में भी बैठा हुआ है, अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो एक बंदा दूसरे की स्क्रीन में देख सकता है ना। अब वो जब दूसरे की स्क्रीन में देखेगा तो वो देखेगा अच्छा इसने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और इसके पास ये सवाल आ रहा है और उसके पास ये चीज़ आ रही है, उसके अगर दोनों के पास सेम सवाल चल रहे हैं नंबरिंग वाइज, तो दोनों चीटिंग कर सकते हैं ना। तो वो चीटिंग ना हो इस वजह से मैंने शफल करवा दिया। लेकिन यानी कि जैसी क्विज़ लोड होगी, पहला क्वेश्चन किसी और के पास कुछ और आ जाएगा, दूसरे के पास कुछ और आ जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं शफल। यानी अगर कोई लाइन से अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी है तो आप उसको मिक्सअप कर दो आपस में, ठीक है, एक नंबरिंग सबकी चेंज कर दो। क्विज़ कंटेनर बता दूं, क्विज़ कंटेनर क्या है हमारे पास? क्विज़ कंटेनर ये तो डॉम एलिमेंट है ना, हमारे पास एक डिव है क्विज़ कंटेनर का, ठीक है। क्विज़ कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्विज़ कंटेनर के अंदर हम ये हमारा क्विज़ कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, हम सवाल सेट करवा रहे हैं और हम यहाँ पे अपने ऑप्शन सेट करवा रहे हैं। अच्छा ये जो नेक्स्ट का जो फंक्शन आया ना यहाँ पे, ये फजूल का आ गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको ना हम यहाँ से नेक्स्ट के फंक्शन को हम हटा सकते हैं, इसकी बिल्कुल भी अब हमें नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इस पर कोई काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो इसकी हमें नीड नहीं है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ऑप्शंस आने चाहिए, जो यूज़र ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो खुद ही वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका। तो हम यहाँ पे उसको ऐसे करके उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्विज़ कंटेनर जो है वो ये हमारे पास एलिमेंट है डिफ करके, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन कंटेनर जो है उसके अंदर हम क्वेश्चन सेट करवा रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे अगर हम चाहें तो, बल्कि क्वेश्चन कंटेनर के अंदर भी हम एक H1 खुद ही सेट करवा रहे हैं, तो हमें पैराग्राफ जो है उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन कंटेनर, दिस डॉट क्वेश्चन कंटेनर डॉट टेक्स्ट कंटेंट हम करवा रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमें ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है इसकी भी हमें आईडी की यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी हम डायरेक्टली ऐसे ही करवा सकते हैं। आंसर्स बटन कंटेनर्स की हमें ज़रूरत है, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा इस वाले डिफ के अंदर, और इस वाले डिफ के अंदर हमारे सारे बटन्स आ जाएंगे, जो भी आंसर्स है वो आ रहे होंगे। रिजल्ट कंटेनर के अंदर हमारे पास जब यूज़र अटैम्प्ट कर लेगा तो रिजल्ट आएगा। इसके अंदर सारे वो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, जो क्विज़ जितने भी मेरे पास हैं, यूज़र कौन सी क्विज़ को अटैम्प्ट करना चाह रहा है उस क्विज़ को हम यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा अब ये बताओ आप में से अगर इसी तरह की एप्लीकेशन, अगर मैं आपको असाइनमेंट नंबर जो आपका 4
जो आप बनाओगे आप उसमें अगर दे दूँ तो ठीक है, चलेगा? बना सकते हो? कितने लोग कॉन्फिडेंट हो कि ठीक है हम इस तरह की एप्लीकेशन अगर मैं आप दे दें सर हमें, तो हम बना सकते हैं खुद से असाइनमेंट पे के तौर पे? अगर हमें प्रीवियस क्वेश्चन देखना हो तो उसको कैसे बटन बनाएंगे? प्रीवियस क्वेश्चन के लिए सिंपल, आप यहाँ पे कोई ना कोई बटन बना दोगे, आंसर बटन के नीचे यहाँ पे कोई कंटेनर बना लो, और उसके क्लिक के ऊपर आप क्या करोगे, उसके क्लिक के ऊपर आप ये करोगे कि ये जो आपने यहाँ पे करंट क्वेश्चन इंडेक्स प्लस प्लस किया था ना, इसको माइनस माइनस करके दिस डॉट डिस्प्ले क्वेश्चन को एक बार फिर से कॉल करा दोगे। बस ये करना है आपने, और कुछ भी नहीं होगा, इससे हो जाएगा आपका काम। बन जाएगा, बना सकते हैं, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इसको देख के मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, देखो कि ये बना सकते हो आप। हो सकता है अभी कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है तो यकीन मानो आप लोग बना सकते हो। ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आपको मैं 15 दिन क्या, मैं आपको अगर 15 साल तक जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊँ ना, लेकिन अगर आपके पास एक्चुअल बनाने का, किसी भी काम को करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, आप नहीं बना सकते। ठीक है। कॉन्फिडेंस जो होती है ना, वो यहाँ पे की होती है, वो बहुत मैटर करती है। टाइम ज़्यादा चाहिए होगा मेरे भाई। ये वाला जो मैंने अभी आपको बनाया ना, अभी आपके सामने, ठीक है। आप जाहिर सी बात है, जो क्लास में मैं बना जब आया था तो क्लास से मैं पहले ही बना के लेकर आया था। क्लास में बनाने में यकीन करोगे मुझे ज़्यादा देर लगी है। जब मैं खुद बैठ के बना रहा था ना, तो क्लास से पहले तो मैंने जो है ना, मुश्किल से इसमें मुझे आधा घंटा लगा है, या फिर आधे घंटे से भी जो है ना, क्या कहते हैं, कोई 5 मिनट या 10 मिनट ऊपर ही लगे होंगे। ठीक है। या नीचे कर लो, मुझे एक्चुअल टाइम याद नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा। ये काम मैं इतने टाइम के अंदर मैंने ये वाला काम आपके सामने कंप्लीट किया है। हाँ, जाहिर सी बात है, मेरा और आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है। मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप किसी भी अच्छे बंदे को अगर टारगेट करोगे ना कि यार ये मेरा एक टारगेट है, एक जहन में टारगेट बना के लेके चलोगे कि यार मैंने अगर ये चीज़ बनानी है ना, तो टाइम इम्प्रूवमेंट की बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आप एक्चुअली एक टाइम अपने आप पे जहन में अपने आप को दो कि भाई मैं इतने टाइम इस चीज़ के ऊपर लगना चाहिए, या कोई भी अच्छा डेवलपर इतने टाइम के अंदर इसको बनाएगा, तो अगर मुझे भी अच्छा डेवलपर बनना है तो मुझे भी इतने ही टाइम के अंदर इसको बनाना है। ठीक है। ये वाली चीज़ अगर जहन में रखोगे ना, हो सकता है आप 10 मिनट ऊपर निकल जाओ, 20 मिनट ऊपर निकल जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ऊपर निकल जाओ, लेकिन आप लोग एक छोटे से असाइनमेंट के लिए 3-3 4-4 दिन मांग रहे हो। तो ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई भी आपको 3-3 4-4 दिन कोई छोटे से टास्क के लिए नहीं देने वाला। ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। आपके हाथ में स्पीड होनी चाहिए। स्पीड अगर होगी तभी तो आप अच्छा अर्न करोगे। बाकी जो बंदा जो भी आपको हायर करेगा, ठीक है, इंटर्नशिप के ऊपर रखता है, आपको किसी भी, या आपको जो है क्या कहते हैं जॉब देता है, अगर आप उसको जो है ना इतनी सैलरी आप उससे लोगे और उसके बाद उसको 1 हफ्ते में इतना सा काम करके दोगे, तो वो बोलेगा भाई जाओ, ठीक है, कोई और जॉब ढूंढ लो, मेरे पास काम क्यों करने आए हो। ठीक है। उसका नुकसान हो रहा होगा ना वहाँ पे। अपनी हाथ की अपने आपको स्पीड अपनी तेज़ करनी है। ठीक है। ज़्यादा टाइम मिलने से कुछ नहीं होने वाला, ज़्यादा टाइम मिलने से आपकी आदतें ख़राब होंगी बस। ठीक है। मैं जानबूझ के जो आपका वो है इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, ये वाला जो है ना, या बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने अभी सोचा था कि मैं उसको जो है ना क्या कहते हैं एक्सटेंड कर देता हूँ सहरी तक, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं ना करूँ एक्सटेंड, क्योंकि आप लोगों की तो इस तरह आदतें ख़राब होती जा रही हैं। आप लोगों को मैंने इसमें 2 दिन तकरीबन दे दिए थे इसको बनाने में, हालांकि इसको बनाने इस एग्जैक्ट सेम कॉपी इसी तरह की ऑलरेडी मैं क्लास के अंदर अपनी क्लास 9 के अंदर बना चुका हूँ, तब आपको इतना टाइम लग रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट 90% या 80% लॉजिक जो है वो मेरी क्लास 9 के अंदर मैंने उसकी बना दी थी, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, फिर भी आपको इतना टाइम लग रहा है उसके अंदर कि आप 3-3 4-4 दिन उसके ऊपर आपको लग रहा है कि उसमें नाकाफ़ी है। तो भाई ऐसे तो आप कभी भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर अच्छे नहीं बन सकते। अगर बन भी जाओगे आपको जॉब पे कोई भी नहीं रखेगा तो 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद निकाल देगा आपको, बोलेगा कि भाई ये कछुए को थोड़ी हायर करना है मैंने यहाँ पर अपने पास। ये चीज़ होती है, इस चीज़ को अपने नोट रखें, अपने टाइम देख के, घड़ी देख के काम किया करें। हाथ में जो स्पीड होती है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
अच्छा जी, आज अब क्लास को हम वाइंड अप कर रहे हैं। कल की हमारी लास्ट क्लास है। कल की लास्ट क्लास के अंदर मैं देखता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने कोई अगर कहीं पे कोई चीज़ छोड़ दी अभी तक हमने नहीं सीखी तो वो हम कल की क्लास में करेंगे। और उसके अलावा कल की जो क्लास है हमने वो रखी है परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, तो कल की हमारी फाइनल क्लास होगी, ठीक है। और हम क्या कहते हैं उसको कल की क्लास जो है उसको आपका अल्लाह भला करे इसी चीज़ के लिए रखेंगे, हमारी फाइनल क्लास होगी। तो कोशिश करिएगा आप तमाम लोग कल की क्लास को ज्वाइन करें। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इन 14-15 दिनों के अंदर जो भी हमारा है उसमें बहुत कुछ आपने सीखा होगा। अगर सीखा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। कल हमारी फ़ाइनल क्लास होगी, ठीक है भाई। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।